रायपुर छत्तीसगढ़। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा हो रहा है, लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर विधायकों ने सरकार को घेरा वो था ग्रामीण क्षेत्रों में गजराज के आतंक का और सूबे में हाथी प्रभावित क्षेत्रों में जारी बेतरतीब खनन से हाथी और मानव के बीच संघर्ष के हालात बने हुए हैं। और इसके साथ ही एलिफेंट पार्क, लेमरू प्रोजेक्ट, अडानी और अंबानी के शोषण और दोहन का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से छाया रहा। जेसीसी विधायक धर्मजीत सिंह ने तो सरकार से यह मांग कर ली कि सभी अधिकारियों को हाथियों के बीच भेज दिया जाए, जिससे अधिकारी इस समस्या से रूबरू हो सके। तो वहीं भाजपा विधायक सौरभ सिंह और कांग्रेस विधायक अमरजीत भगत ने सरकार से इस मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। विधायकों की चिंता को समझकर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि सरकार इस समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही है और सदन में सरकार ने समस्या के निदान का भरोसा तो दिया है, लेकिन कई सालों से कोई भी सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई आज तक नहीं कर पाई है, जिसका खामियाजा ग्रामीण इलाकों की गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। तो आज हम इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपनी इस खास पेशकश हाथी पर हंगामा में। मोरबी से जेसीसी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा है कि आज आधा छत्तीसगढ़ हाथियों से प्रभावित है और हाथियों के पैर में सेंसर से 100 किलोमीटर दूर भी ब्लास्ट होने पर हाथियों को पता चल जाता है। हाथी फिर उसके विपरीत चलने लगते हैं, जबकि हैरानी की बात तो ये है कि इस क्षेत्र में 30 खदानों में अडानी को खनन की अनुमति दे दी गई है। धर्मजीत सिंह ने यहां तक कह दिया है कि सभी अधिकारियों को हाथियों के बीच छोड़ दिया जाए। उन्होंने इस पूरे मामले में सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। तो वहीं अकलतरा से भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने पूछा है कि क्या जीपीएस के जरिए हाथियों को ट्रैक किया जा रहा है। सीतापुर से कांग्रेस विधायक अमरजीत भगत ने सवाल किया कि क्या प्रभावित क्षेत्रों के विधायकों से अलग से बैठक की जाए और सुझाव लिए जाएंगे। और इस पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि हम हाथी प्रभावित क्षेत्रों के सभी विधायकों के साथ बैठकर समस्या को सुलझाने के लिए चर्चा करेंगे, जबकि स्पीकर ने विषय को प्रश्न संदर्भ समिति को भेजने के निर्देश दे दिए हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है। जंगली हाथियों के कारण प्रदेश की 1/4 से ज्यादा आबादी भयग्रस्त है, परेशान है और आए दिन मौत के आगोश में सुला दिए जा रहे हैं। लेकिन सरकार बहुत उदासीन है। सरकार हाथियों के द्वारा किए जाने जनहानि से जनता की रक्षा करने का कोई उपाय भी नहीं कर पा रही है। दरअसल दुर्भाग्य ये है कि सरगुजा, कोरबा, बैकुंठपुर, इन सब जिलों में कोल ब्लॉक्स के आवंटन कर दिए गए हैं और उन कोल ब्लॉक को अडानी जैसी कंपनी के द्वारा खनन किया जा रहा है। देखिए, ये बात सही है कि हाथियों की समस्या है। जो भी उत्तर आए हैं, जो वाइल्ड लाइफ है उसकी भी रक्षा करना, मानव जीवन को भी बचाए रखना, औद्योगिकरण है, रोजगार है, इस सब में संतुलन बना के नीति तो बनानी पड़ेगी और ये टिकाऊ नीति बनानी पड़ेगी। और इसके लिए जिस तरह के जो उत्तर आ रहे हैं वो उचित नहीं थे। आज माननीय उसमें प्रथम विषय था छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ रेलवे कारपोरेशन और पर्यावरण संरक्षण मंडल। प्रदेश के लाखों लोग छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से सर्विस में आते हैं और वहां अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति होगी तो निश्चित रूप से वो पद हमेशा विवादास्पद रहेगा, विवाद का केंद्र रहेगा। और पर्यावरण मंडल और रेलवे कारपोरेशन, ये दोनों टेक्निकल लोगों को बैठाने
और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। तारुफ आपका करवा देते हैं। शिवरत्न शर्मा है, बीजेपी विधायक है। शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। अमरजीत भगत कांग्रेस विधायक है। भगत साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और धर्मजीत सिंह जेसीसी से हैं। धर्मजीत जी बहुत स्वागत है आपका भी। मेरा सवाल तीनों ही पैनलिस्ट से है और शायद मैं उम्मीद करूंगी कि आप तीनों ही मेरा सवाल सुने कि जंगली हाथियों के आतंक में 53 लोगों की मौत हुई थी। 20,646 एकड़ खेत और 2,851 घर और साल 2015-16 के बीच में तबाह हुए हैं। अगर 16-17 में बात करें तो 66 लोगों की मौत, 17,110 एकड़ खेत और 1,863 घर तबाह हुए। वहीं साल 2018 में भी यही हाल रहा। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा मुद्दा था। सबसे पहले कांग्रेस से मैं इस सवाल का जवाब लूंगी। अब विपक्ष क्यों ना इस पूरे मुद्दे पर सवाल करे। आपको मेरी आवाज मिल रही है अमरजीत जी? जी। सबसे पहले आपसे ये जवाब चाहूंगी क्योंकि आप सरकार में हैं। जी जी आपने मेरा सवाल सुना या मैं सवाल फिर से दोहराऊं? जी सवाल दोहराइए, आवाज जी मैं सवाल दोहराती हूं अपना। सर मेरा सवाल बेहद साफ है। जंगली हाथियों के आतंक से 53 लोगों की मौत हुई थी। 20,646 एकड़ खेत और 2,851 घर बर्बाद हुए। साल 2015-16 के बीच में के ये आंकड़े हैं। 2016-17 की बात करें तो 66 लोगों की मौत होती है। 17,110 एकड़ खेत और 1,863 घर बर्बाद तबाह हो जाते हैं। 18 के ये हालात हैं और कांग्रेस ने इसको पुरजोर तरीके से मुद्दा बनाया था, बड़ा मुद्दा था। अब विपक्ष में जो बीजेपी है वो सवाल कर रही है। तो आप बताइए क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों के पास अब? देखिए, ये जो जंगली हाथियों का समस्या है इससे पूरा प्रदेश परेशान है। और सबसे ज्यादा उत्तरी क्षेत्र जहां सरगुजा, जसपुर, कोरिया, कोरबा, अब तो महासमुंद एरिया भी उससे अछूता नहीं रहा। इसमें बड़े पैमाने पे लोग इंजर्ड होते हैं, बड़े पैमाने पे लोग बेघर होते हैं, लोगों की जान माल की लगातार नुकसान हो रही है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और लगातार हम पहले भी सदन में इस बात को उठाते रहे। अब सवाल रहा कि हम लोग अब सरकार में आ गए हैं, अब हम लोगों की नैतिक जवाबदारी है कि उस पर हम लोग ठोस कार्रवाई करें। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि अभी हम लोगों को 2 महीना लगभग हुआ है सरकार में आए। इस बीच हमारी सरकार की तरफ से पहला कदम उठाया गया है कि जिसकी जहां कहीं भी जनहानि होगी, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें जो 4 लाख की मुआवजा थी उसको बढ़ा करके 6 लाख किया गया है। ठीक है। और आज ध्यान आकर्षण के माध्यम से सदन में विषय आया था, उसमें हम सब लोगों ने चिंता जाहिर की है। पूरे प्रभावित क्षेत्र के माननीय विधायकों को बैठा करके अलग से उनसे चर्चा करके सुझाव लेकर के जो भी सुझाव आए उसको क्रियान्वयन करना है, उसका पालन करना है ताकि उसका बेहतर क्या उपाय हो सकता है इस दिशा में सरकार को कार्रवाई करना है। माननीय मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने इस बात को सहज स्वीकार किया है और कहा है कि हम प्रभावित क्षेत्र के माननीय विधायकों के साथ अलग से बैठक करेंगे और इसमें जो भी लोगों के सुझाव आएंगे उसमें उस दिशा में काम किया जाएगा। ठीक है। पिछले समय में भी हम लोगों ने इस बात को रखा था और बैठक हुई थी। जो सुझाव आए थे उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ था। होता क्या है कि जहां पर हाथी का आमद रफत होता है वहाँ बड़े अफरा तफरी मच जाता है। लोग कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई चोटिल हो रहा है, किसी का घर टूट रहा है, किसी का फसल उजड़ रहा है। तो ये समस्या उन क्षेत्रों के लिए बहुत भयावह समस्या है। और अभी तक जो प्रावधान पहले जो हुआ है उसमें कोई ठोस इसमें हुआ नहीं है। और जो खास करके जो चोटिल होते हैं उनके उपचार के लिए त्वरित कोई व्यवस्था नहीं रहता है। जिस गांव में, जिस मोहल्ले में हाथी पहुंच जाता है वहां खाना, उनका रुकना, बाकी व्यवस्था जो है वो जब तक हाथी वहां से नहीं चले जाते तब तक रहता है। तो इसके लिए जरूरी है कि ये विषय बृहद है और इसमें जब तक चर्चा नहीं होगा कहाँ के लिए क्या क्या करना है, उसका कार्य योजना बनेगा तो निश्चित रूप से उसमें सरकार उस दिशा में बढ़ रही है और काम होगा। बिल्कुल ब्रॉड लेवल पे सोचने की जरूरत है और एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है।
मानती हूँ और इत्तेफाक भी रखती हूँ आपकी बात से, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब हम जंगली जानवरों की जगहों पर कब्जा करते जाएंगे और उनकी जो जगह है उनको हम लीज पे देते जाएंगे, वहां पे अगर ब्लास्टिंग करेंगे तो ये भी कहाँ जाएंगे सर? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है कि 15 साल आप लोग सरकार में हाँ बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। शर्मा जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। शर्मा जी, 15 साल तक आप लोग सरकार में रहे, कई तमाम योजनाएं, नीतियां आप लोगों ने लागू की, लेकिन ये आप लोगों का भी फेल्योर रहा है कि आप लोग इन तमाम चीजों को लेके, हाथियों के उत्पात को लेके, जिस तरह से जो क्षति हुई है, लोगों की जान गई है, इसको लेके आप लोग कोई व्यापक रणनीति नहीं बना पाए जमीनी धरातल पर, जिसका खामियाजा आज तक भुगता जा रहा है। देखिए, इस बात को स्वीकार मैं करता हूं कि हाथियों के आक्रमण से लगभग 200 लोगों की मृत्यु 4-5 साल के अंदर हुई है। लगभग 50,000 एकड़ की फसल को नुकसान हुआ है। 4,000 घर टूटे हैं। पर आपका ये आरोप कि इसके लिए कोई ठोस रणनीति बनाए, ये उचित नहीं होगा। ठोस रणनीति बनी है, उस रणनीति के क्रियान्वयन की जवाबदारी इस सरकार के ऊपर आ चुकी है। जनप्रतिनिधियों से, उसके एक्सपर्ट लोगों से बातचीत करके सरकार ने योजना बनाई और क्रियान्वयन शुरू होता, उसके पहले सरकार चली गई। पर एक बड़ी समस्या है और इस समस्या का निदान होना चाहिए। तो आप मान रहे हैं जो स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनी है उसका इम्प्लीमेंटेशन ये सरकार करने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लेट लतीफी हुई ना शर्मा जी? हाँ बिल्कुल, कुछ न कुछ तो छूट हुई है, इसको स्वीकार करने में कोई संकोच भी नहीं है। जी भगत जी, अगर मैं आपसे चर्चा करूं और अगर आपसे ही मैं सवाल करूं तो आपके ही विधायकों में एक राय नहीं है, वन मंत्री कुछ और कह रहे हैं और आपके स्पीकर कुछ और कह रहे हैं। देखिए, इस समस्या से कोई भी अपने आप को अलग नहीं रख सकता है। इस समस्या को कोई टाल नहीं सकता है। और ये जो समस्या है अब परमानेंट समस्या हो गया है। अब हाथी के साथ ही हमको पूरा बिताना है। तो जो जिस प्रकार की समस्या आ रही है उसका समाधान भी हमको निकालना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है ना भगत जी कि आपकी ही पार्टी के विधायक और मंत्री तो में मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं, उनमें ही मतभेद है। वन मंत्री कह रहे हैं कि जहाँ पे इस तरह की समस्या है वहाँ के क्षेत्रीय विधायकों से मिलके चर्चा करके इसको सुलझाया जाएगा, और वही विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि इसको समिति में रखा जाएगा और संदर्भ समिति में रखा जाएगा और फिर हम इस पे कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे। एक राय नहीं है ना सर? देखिए क्या है कि इसमें इस बात को वही मैं बोल रहा हूँ कि इस बात से सभी लोग सहमत हैं कि हाथी आज के समय में इस प्रदेश के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। इसको कोई भी नहीं टाल सकता है, कि इससे कोई मुकर नहीं सकता है। अब रही सवाल जो कार्य योजना बना के उसमें क्रियान्वयन करने की, पिछले समय में भारत सरकार के पास लेमरू प्रोजेक्ट गया था एलिफेंट के उसके कॉरिडोर के लिए। वो प्रोजेक्ट आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। सेमरसोत अभ्यारण्य है, अचानक मार अभ्यारण्य है, इन सब एरिया को जो हाथी रहवासी क्षेत्र के लिए इसको डेवलप किया जा सकता है। परंतु पिछले समय में जो बड़ी चूक हुई है कि नो गो एरिया जिसको घोषित किया गया था, वहाँ माइनिंग चल रही है और उन क्षेत्रों को जहाँ पर हाथी के लिए आमद रफत के लिए वो जो एक कॉरिडोर था वहाँ पर माइनिंग होने लगा है, तो निश्चित रूप से रहवासी क्षेत्र में ये प्रवेश करने लगे हैं। और जहाँ जिस एरिया में हाथी घुसते हैं वहाँ पर उनको अच्छा खाना और पानी मिलेगा, वहाँ पर तो ये तबाही मचाएंगे ही और उनका आमद रफत को रोका नहीं जा सकता। अब हमारे सामने समस्या है कि इससे निपटा कैसे जाए, तो बेहतर उन्हीं लोग बता सकते हैं जो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ रहने वाले लोग हैं। ठीक है भगत जी, लेमरू प्रोजेक्ट के तहत जितनी भी माइनिंग खदानें आ रही हैं जहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही है और इस तरह की मतलब हाथियों को प्रॉब्लम हो रही है, तभी वो शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं, तो क्या आप उन तमाम खदानों को, उन प्रोजेक्टों को बंद करेंगे जितनी भी खदानें और प्रोजेक्ट वहाँ पे संचालित हो रहे हैं? देखिए मैडम, क्या है कि मानव जीवन सर्वोपरि है। अब अगर एक भी व्यक्ति की जान जाती है तो उसके लिए हम सब लोग नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं, और सब काम जो है हम जितने भी काम करते हैं उसको मानव के कल्याण के लिए करते हैं।
और उन तमाम कार्रवाई को पूरा करना चाहिए जो मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो हमको करना है उसको कार्य योजना बना करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर लोगों का जान सुरक्षित नहीं है तो बाकी सब काम बेकार है। तो उन तमाम कार्रवाई से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, तो मानव जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसमें सरकार को पुनः समीक्षा करना चाहिए। हाँ, लेकिन सहमत, लेकिन आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन तमाम प्रोजेक्टों को आप लोग साइडलाइन करेंगे, उनके जो लीज पे उनको आवंटित किया गया है, जो जितनी जमीन दी गई है उनको आप खारिज करेंगे नहीं, इसको आप लेके कुछ नहीं बोले। धर्मजीत जी, मेरा सवाल यह है कि जिस लेमरू प्रोजेक्ट और हाथी कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से जितनी भी जगह यहाँ पे माइनिंग और जो जितनी भी जगहों को दिया गया है, इसकी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे ब्लास्टिंग होती है, तो हाथियों का ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी चहलकदमी बढ़ जाती है, इस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना होता है। क्या लगता है किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, क्योंकि दिक्कतें तो हो रही हैं, और आपको ये लगता है कि जिस तरह से अडानी, अंबानी, इन तमाम औद्योगिक घरानों को जो जमीन लीज पे दी गई है उसके आगे सरकारें नतमस्तक रहती हैं? 14 मार्च 2005 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा में मैंने लेमरू और एलिफेंट पार्क के लिए एक अशासकीय संकल्प रखा था। वो अशासकीय संकल्प पास भी हुआ था और उसमें यह तय हुआ था कि लेमरू सहित अन्य वो जगह जहां पर हाथियों का आवागमन होता है और जो जंगल है उसे सुरक्षित रखा जाए। लेकिन बहुत अफसोस के संग कहना पड़ रहा है कि 2000 भारत सरकार की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगलों में 1900 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को ओपन कास्ट माइनिंग हेतु 30 खदानों को चयनित करने की स्वीकृति दे दी। सरगुजा के घाट बिर्रा में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी को कोयला खनन हेतु राज्य सरकार द्वारा जमीन का आवंटन कर दिया गया। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को उत्पादन करने के लिए कोल का ब्लॉक अलॉट कर दिया गया। मेसर्स अडानी ग्रुप वहां पर खोदने का काम कर रही है। अब जब आप खदान खोद देंगे, वाइल्ड लाइफ को वहां रहने के लिए जगह नहीं है, हाथी कोई तोता नहीं है कि उसको पिंजड़े में रख सकते हो। सही बात है। हाथी है और उसे एक लंबा कॉरिडोर चाहिए चलने के लिए। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैंने आज विधानसभा में ये बात कहा है कि हाथी के चारों पैर में सेंसर होता है, सेंसर तरीके सेंसिटिव होता है जी। अगर जहां पर हाथी है वहां से 50 किलोमीटर दूर में भी कोई ब्लास्ट हो रहा होगा तो वो हाथी के पैर में सेंसर के माध्यम से उसको पता चल जाता है और जिस तरफ ब्लास्ट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हाथी चलने लगता है। हाथी जब कभी भी रेलवे ट्रैक क्रॉस करता है तो अपने पैर को रेलवे के ट्रैक के ऊपर रखता है, एक पैर को, और वो देखता है कि कोई इधर से या उधर से ट्रेन तो नहीं आ रही है और उसके बाद ही वो क्रॉस करता है। आप जब हाथी को रहने के लिए जंगल को बचाए नहीं, जंगल को उद्योगपतियों के हवाले कर दिए, जंगल का आप खनिज संपदा का दोहन करते, यहाँ तो शोषण होने लगा। अडानी की बड़ी बड़ी मशीनें, कोल इंडिया की बड़ी बड़ी मशीनें, दूसरे उद्योगपतियों की बड़ी बड़ी मशीनें पूरे जंगल को उजाड़ रही हैं और पूरे कोयला जो हमको 50 साल में खत्म होता उसे वो 5 महीने में और 5 साल में खत्म करने की तैयारी कर ली है। डेली होने वाले ब्लास्ट से, ट्रांसपोर्टेशन से, बिल्कुल, क्योंकि गंभीर समस्या है। नहीं, अब सुनिए थोड़ा। जी। मैंने विधानसभा में कहा है कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा को बचाने, यहाँ के गरीबों की जान माल की हिफाजत करने, वन्य प्राणी हाथी की रक्षा करने के लिए ये तमाम जो कोल ब्लॉक दिए गए हैं उसके निरस्त करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके और एक प्रस्ताव पास करके दिल्ली के सरकार से बात करनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है अडानी को यहाँ खदान चलाने की, वो तो रुपया कमा रहा है। हाथियों से जब लोग मरते हैं तो आज मंत्री ने कितना हास्यास्पद जवाब दिया कि हमने पूछा था कि हाथी से हमले से बचाने के लिए आपने क्या क्या उपाय किए, तो उन्होंने बताया हम नाटक करवा रहे हैं, जन जागरण करवा रहे हैं, पोस्टर लगवा रहे हैं,
दीवालों में लिखवा रहे हैं। बताइए, इतना बड़ा जब हाथी आएगा तो ये नाटक और पोस्टर से कोई और लाउड स्पीकर से कोई चुनाव हो रहा है क्या, जो वोट डालने के लिए किसी को जाना है? सही बात है। ये तो बहुत ही आपत्तिजनक है। गरीब जनता की हिफाजत सबसे पहले है, ये उद्योगपतियों के हितों की रक्षा दूसरी बात है। मैं ये बोल सकता हूँ कि पिछले 15 साल से रहने वाली सरकार ने इस पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। प्रदेश की संपदा को पूंजीपतियों के हाथ में बेचने और प्रदेश के नागरिकों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया और आज भी 60 दिन में वन विभाग कहीं पर भी जिम्मेदारी इसकी दिखाई नहीं दे रही है। गरीबों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। बिल्कुल। हाथी जब आता है वो किसी को भी अपने पैर में कुचल देता है, रौंद देता है। और ऐसे में पिस्ता वही ग्रामीण है जो ऐसे वन क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। शर्मा जी, मेरा सवाल सीधे आपसे है कि और मैंने इसीलिए मैंने इसीलिए कहा था कि एक बार हाथियों के सामने में अधिकारियों को खड़े कर दो, आम आदमी का डर उनके दिमाग में आ जाएगा, तब वो शायद सोच करके कुछ काम करेंगे। सही बात है, क्योंकि किसी की दिक्कतें ये कह देना कि नहीं हम समझ रहे हैं, वो एक अलग बात होती है, और उस सर्कमस्टेंसेस को फेस करना वो एक अलग चीज होती है। शर्मा जी, मेरा सवाल ये है कि भाई आप ही बता दीजिए कि 15 साल में आप लोगों ने आखिर क्यों कोई कारगर कदम नहीं उठाया। आप कहेंगे कि अभी भी आपका जवाब वही रहेगा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करती। लेमरू प्रोजेक्ट 2009 से अटका हुआ है, आखिर क्या वजह बताई जाती है कि आपकी सरकार, जो आपके मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उन्होंने उसको आगे ही नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। आप लोगों ने क्यों हाथियों के लिए कोई कॉरिडोर क्यों नहीं बनाया? और तमाम चीजें आप लोगों ने जितनी भी प्राकृतिक संपदा की सीधी आपने अडानी अंबानी के हाथों में दे दी। आरोप मेरे नहीं है, यह आपके देखिए, पहली बात तो ये बता दूं, सुनिए जी, ये जो समस्या है ये समस्या 15 साल की नहीं है। हाथी से जो प्रभावित क्षेत्र है ये क्षेत्र पिछले 25 साल और 30 साल से, और जहां तक उद्योगपतियों को खनन का अधिकार देने की बात है, इसकी एक अपनी प्रक्रिया है। और जो भी खनन का अधिकार उद्योगपतियों को दिया गया वो प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए दिया गया, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं दिया गया। नहीं लगता है शर्मा जी? और आखिर वो जो खनन हो रहा है और उससे जो धनराशि प्राप्त हो रही है वो प्रदेश के विकास के काम आ रही है। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता है शर्मा जी कि प्रदेश के देखिए, जो प्रोजेक्ट बना वो प्रोजेक्ट की पूरी कार्य योजना बनी इत्तेफाक से सरकार नहीं है। अब जो वर्तमान सरकार बनकर के आई है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए। सर सुनिए ना, 2009 से 2018 बहुत वक्त होता है सर, बहुत वक्त होता है। और कितना वक्त चाहिए था आपको? इतना ऐसा है, 2009 से 2018 के बीच बहुत सी कार्य योजना बनी है इसमें, और बना करके काम करने का प्रयास किया गया। सिंह ने क्यों उसको कैंसिल कर दिया? आप इसका जवाब दे दीजिए ना मुझे। वो मैं बता देता हूँ, मेरे से सुन लीजिए ना, ये सारी बातें छिप रही हैं, मैं बता देता हूँ। लेमरू प्रोजेक्ट के लिए कोई भी नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया है, और जब छत्तीसगढ़ की सरकार जारी नहीं करेगी नोटिफिकेशन तो लेमरू प्रोजेक्ट बनने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सरकार को एलिफेंट कॉरिडोर बनाने के बजाय बड़े बड़े उद्योगपतियों को और बड़े बड़े संस्थानों को कोयला खदान देने में रुचि थी। गरीब मरता है तो मरते रहे, बड़े उद्योगपति मजा करें। अगर ये इस नीति पे चलेंगे तो ये समस्या आगे भी हल नहीं होने वाली है। इसलिए छत्तीसगढ़ के व्यापक हित में ये तमाम खदानों को निरस्त किया जाना चाहिए। और वहाँ पर हाथी बहुत शांत प्रिय जानवर है, उसको शांति चाहिए। आप उसके आजू बाजू ब्लास्ट करोगे, ट्रक चलाओगे, ट्रैक्टर चलाओगे तो वो भड़क करके इधर उधर जाएगा और लोगों को मारेगा। वो कोई पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी है कि आदमी इसको नहीं मारना है करके सोचे। जी बिल्कुल। भगत जी, मेरा सवाल बेहद साफ है, क्योंकि जब आप लोग विपक्ष में थे तो कहते थे कि पूरे छत्तीसगढ़ को अडानी अंबानी के हवाले कर दिया है, तमाम जगह पे खदानें संचालित हो रही हैं, वन संपदा को नुकसान हो रहा है। अब आप सरकार में हैं, मेरा सीधा सवाल है आपसे, हाँ और ना में जवाब दीजिएगा, सवाल का उत्तर घुमाइएगा नहीं। क्या इन तमाम खदानों पर रोक लगाएंगे? इनके जितने भी आप लोगों ने इनको अलॉटमेंट किए, क्या इन सबको कैंसिल कर देंगे? देखिए, आप जो बोल रहे हैं उस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ये भी नहीं बोल सकता हूँ। हमारी सरकार है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बात आपको भी मानना पड़ेगा कि अभी हमारी सरकार को बने मात्र अभी 2 महीने हुए हैं।
और जो कार्य योजना जिसे माननीय शिवरतन शर्मा जी बता रहे हैं, वो कार्य योजना पिछली सरकार ने क्या बनाई उसका हमको अध्ययन करना पड़ेगा। उस कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते, उसकी समीक्षा करना पड़ेगा। और इस बात से हम बिल्कुल वाकिफ हैं हम स्टडी करेंगे कि लोगों को बचाने के लिए, जनजीवन को बचाने के लिए जो भी आवश्यक कदम है सरकार को उठाना है। और हम जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसमें इस प्रभावित क्षेत्र के सभी विधायकों से अलग से बैठक करके सुझाव लिए जाएंगे को कैसे रोका जा सकता है और लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। इस दिशा में हम कार्यक्रम बना करके, कार्य योजना बना करके आगे बढ़ेंगे। जो भी जनजीवन को बचाने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे उसको उठाया जाएगा। हमारे लिए जनजीवन को सुरक्षित रखना पहला प्राथमिकता है और सरकार इस दिशा में काम करेगी। आप मान रहे हैं ना कि जनजीवन को सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता है, तो उसी प्राथमिकता के आधार पर और नैतिकता के आधार पर मैं भी बस यही आपसे जानना चाह रही थी कि भाई ये जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं अडानी अंबानी को, क्या इनको कैंसिल किया जाएगा? आपने इस पे हालांकि कुछ नहीं कहा। क्या लेमरू प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा? जो इतना बृहद प्रश्न का आप अगर 2 लाइन में उत्तर चाहेंगी मैडम तो कैसे मिलेगा? ठीक है, ये पूरा छत्तीसगढ़ के अस्तित्व की बात है, यहाँ के जनजीवन की बात है, यहाँ के आर्थिक सुधार करने की बात है। आप 1 लाइन में इसका उत्तर चाहेंगी तो कैसे मिलेगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछली सरकार ने जो भी कार्य योजना बनाया है उसका हम समीक्षा करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है कि नहीं, उसको समीक्षा के बाद ही बिंदु आएगा। लेकिन जरूर है, कहूंगा कि लोगों का जनजीवन को सुरक्षित रखना हमारा पहला प्राथमिकता है। बिल्कुल, और इस दिशा में सरकार काम करेगी। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि आप लोग इसका रिवीजन कीजिए और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ इसमें कुछ बेटर किया जा सकता है तो प्लीज उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि लोग न केवल लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ बल्कि प्राकृतिक संपदा से जुड़ा हुआ और जो वन्य प्राणियों से जुड़ा हुआ ये बेहद ही खास मुद्दा है और इस पर सोचना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो शायद हम भी नहीं रहेंगे। अमरजीत जी, आपसे बहुत कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगी मैं। धर्मजीत जी, मुझसे बोल रही? जी, धर्मजीत जी, संक्षेप में मुझसे? जी। कल तक जो लोग विपक्ष में रह के खदान के विरोध में और अडानी अंबानी के विरोध में बात करते थे, अब आज सत्ता में बैठ करके उन्हीं की पैरवी करने की दिशा में अपनी बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के प्रति जिम्मेदारी दिखाते हुए सरकार को अडानी अंबानी और दूसरे संस्थानों को दिए गए खर्रान को रद्द करना चाहिए और हाथियों के लिए अभयारण्य बनाने के तहत कार्रवाई करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि सरकार आम लोगों को, गरीब आदिवासियों को भगवान के भरोसे और हाथियों के भरोसे छोड़ दे रही है। हाथी जब चाहेंगे हमारे लोगों को मारेंगे और वो लाचारी की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएंगे। शर्मा जी, कंक्लूडिंग रिमार्क बहुत संक्षेप में, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने इस समस्या से निजात दिलाने का प्रयास किया था। मुझे ये स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि हम पूरी तरह से सफल नहीं हुए, पर सरकार ने जो कार्य योजना बनाई है उस कार्य योजना पे इस सरकार को काम करने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय बघेल जी की सरकार जनहित में इस सरकार पे इस कार्य योजना पे काम करेगी। बिल्कुल, वाकई में प्रयास किया था और शायद इसी वजह से लेमरू प्रोजेक्ट ही शुरू नहीं हो पाया। 2009 से लेकर 2018 तक वो लटका रहा और सरकार बदल गई। बहरहाल, आप तीनों हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो हालांकि अब देखने वाली बात ये है कि हाथी पर हंगामा तो सदन में जमकर हुआ है, लेकिन इस समस्या का निराकरण क्या होता है ये आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा। बहरहाल, हमारी इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें स्वराज एक्सप्रेस के साथ।